ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, सुपर कंपनसेशन, सुपर कंपनसेशन क्या होता है? एक ट्रेनिंग में हमने एक आपको ट्रेनिंग का मेथड पढ़ाया था या ट्रेनिंग लोड पढ़ाया था, उसमें एक शब्द आया था सुपर कंपनसेशन। तो सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? अ सक्सेसफुल एडॉप्टेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? एडॉप्टेशन टू फटीग, तो ये क्या है? फॉल्स है। क्या है? यहाँ पे गलती करेंगे आप। एडॉप्टेशन टू लोड, अगर आपको कोई लोड दिया गया है, यानी भार प्रशिक्षण, मतलब कोई भार दिया गया आपके बॉडी पर और आपने क्या किया? रिकवरी किया, प्रॉपर रिकवरी आपको मिला, तो रिकवरी करने के बाद आप क्या करेंगे? उस लोड को एडॉप्ट आपकी बॉडी कर लेगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सुपर कंपनसेशन कहते हैं। मतलब आपकी बॉडी उतना ही लोड अडॉप्ट नहीं करेगी, अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ऊपर जाके करेगी। मैंने इसको ग्राफ के द्वारा बताया हुआ था। जिसको दिक्कत है ये वाला पेपर एक बार देख लेगा वीडियो जाकर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ हर्डल्स इन 400 मीटर रेस आर 10। ये ट्रू है। सर 40 का कौन सा है, ए है कि बी है? किसका? 42 का बी है भाई, फॉल्स है। फटिग नहीं होगा, लोड होगा। मुझे पता था बहुत सारे लोग गलती करोगे। सक्सेसफुल अडॉप्टेशन टू लोड, नॉट फटीग। नेक्स्ट है, द जैवलिन थ्रो एट एंगल ऑफ 30 कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। ट्रू है ये। मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री पर होना चाहिए। कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ट्रू बोला तो नंबर ऑफ हर्डल्स ऑफ 400 मीटर रेस, अगर हम 400 मीटर का हर्डल रेस करा रहे हैं तो क्या उसमें 10 हर्डल होंगे? 10 मतलब 10 होगा। हाँ सही है, 10 ही होता है। चाहे आप कोई सा भी हर्डल रेस कराओ, सिर्फ स्टीपल चेस को छोड़ के, सभी में एक बार में 10 हर्डल क्रॉस करने होते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये जेवलिन थ्रो का जो एंगल है 30 मीटर पे, 30 से 20 डिग्री पे ज्यादा सही होगा। हाँ 30 से 35 ही होता है इसका। ठीक, शॉर्ट पुट, हैमर, इन सब के लिए 45 डिग्री का एंगल सबसे ज्यादा सही होता है। स्पायरोमीटर यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, सही है कि गलत है? फॉल्स है। वाइटल कैपेसिटी होता है, नॉट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46, WFI यानी इंडियन, देखिए यहाँ फेडरेशन का नाम दिया है। जो भी लास्ट में आई आता है समझ जाएगा, ज्यादातर 80% वो इंडियन फेडरेशन के नाम बता रहा है। WFI का मतलब क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। W का यहाँ पर रेसलिंग है, तो ए का तीसरा यहाँ है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, फिर देखना ही नहीं है। अगर आपको मिल रहा है S, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा? बी का पहला भी मिल रहा है आपका, सही है। AAI, ठीक है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यहाँ एसोसिएशन है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सी का दूसरा। और DAFI, एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका क्या है? एथलेटिक्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब मैंने बताया था कि ना कोई चीज माइनस होगा आपके बॉडी से। एबडक्शन से मतलब निकालिए सबट्रैक्शन। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एडक्शन पे आइए, फिर यहां से बात करते हैं। एडक्शन का मतलब होता है कोई चीज आप जोड़ रहे हैं, तो यानी जो चीज आपके बॉडी से माइनस हुई थी उसको आप जोड़ रहे हैं। तो मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन, अगर बी का पांचवा जहां पे है वो सही होगा। देखिए कहीं भी नहीं है, इसका मतलब कि ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। ये गलत दिया हुआ, ये सही तो दिया हुआ है, इसके बाद का सारा ऑप्शन इससे नहीं मिल रहा है। पांचवा होना चाहिए बी का। ठीक है, ये एकदम गलत है, इसका ऑप्शन ही सारा गलत है। इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा। लेकिन इसका सही आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर बता दे। देखिए आपको मिलाना है तो आप देख लीजिए। तो एडक्शन मतलब ये का एक बी का पांचवा आ जाएगा और ए का पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोनेशन का मतलब क्या होता है?
टर्निंग पाम डाउनवर्ड्स, तो सी का दूसरा, और सुपाइनेशन का मतलब है टर्निंग पाम अपवर्ड, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डी का तीसरा, सी का दूसरा, ए का पहला और बी का पांचवा, चौथा कुछ भी नहीं है। रोटेशन ऑन एक्सिस, यहाँ अगर सरकमडक्शन होता तब ये सही है, रोटेशन होता तब ये सही होता। ठीक है, रोटेशन वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये चीज गलत है। आगे बात करते हैं एक्वेटिक्स। ठीक है, ये पुराने प्लेयर्स का नाम दिया हुआ है, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। आप इन्हीं के स्थान पर नए प्लेयर्स का नाम रख के क्वेश्चन बना सकते हैं। जो नए प्लेयर अभी जिसमें जन्मे, मतलब इस समय गोल्ड मेडल ला रहे हैं, किसमें किसमें, एशियन गेम्स में 2018, जो गोल्ड मेडलिस्ट वाले प्लेयर है उनके नाम याद कर लीजिएगा और उनके खेल, उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ वाले नए, और या तो अभी कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है किसी खेल का पार्टिकुलर, उनके खिलाड़ियों का नाम याद करिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स आ सकता है ऐसे यहाँ से। तो हमको सबसे पहले इसमें देखो सबसे आसान कौन सा लग रहा है, टोक्यो, क्योंकि मुझे टोक्यो पता है कि जापान में हुआ था, तो 1964 वाला हमको ये पता है। तो हमने ए का तीसरा खोजा, तो ए का तीसरा यहाँ मिल गया, फिर बी का चौथा, ये भी सही है, सियोल, सही है। नहीं सर, है? गलत है। सही है हाँ, सर, सही है। गलत सही है, है सही। म्यूनिक में हुआ और था, सर गलत है, मिथीन है बात सर। म्यूनिक में हुआ था, म्यूनिक में। तो ये नहीं जानेंगे, थोड़ा पुराना भी क्वेश्चन है, क्योंकि जिस समय पेपर बना था ये उस समय का, मतलब लगभग ये 2008 के आसपास का पेपर है। कोई बात नहीं है, जितना हमको काम का क्वेश्चन लगा हमने निकाल लिया, इतना सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चन पे, तो आप अपने से खुद से बनाइए और इधर रखिए क्या, नए। अब आपको बता दूंगा इधर क्या रखना है आपको। 2010 से लेकर 2022 तक के जितने खेल हुए हैं, चाहे वो एशियन हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन हो, उनका इस तरह से सीक्वेंस बनाकर और मैच का कॉलम करिए, या फिर 26 वाला जो होने वाला है, या फिर एशियन गेम्स जो आपका होने वाला है 23 में, अब 23 में हो गया एशियन गेम्स। ठीक है, 22 में होना था लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया, 23 में चला गया ये। ठीक, अब इसके बाद 2026 में एशियन गेम, उसके बाद 2030 वाला एशियन गेम कहाँ होगा, ये वाला जरूर याद रखा करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं कि ये कैवा ओलंपिक है, जैसे अगर ओलंपिक यहाँ हटा दिया जाए, यहाँ पे आपसे मैं एशियन पूछूं और आपसे पूछूं कि 16वां एशियन गेम कहाँ हुआ था, 16वां एशियन गेम, और मैंने यहाँ पे दे दिया आपसे कुछ, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए। 16वां एशियन गेम्स आपसे मैंने ऑप्शन दे दिया कि 2012, 2000, ठीक है, 2014, 2018, कौन सा है, या 2010? 2010। हाँ, तो इस तरह से याद करके बना लीजिए। एक क्वेश्चन आप खुद से ऐसे बना लीजिए अपना, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर करंट में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तब ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये पैटर्न सही बताया मैंने आपको। तो ये हमारा ये टर्मिनोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदलता नहीं है। कुछ करंट के क्वेश्चन होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से, जिस समय वो क्वेश्चन बनाया जाता है उसके हिसाब से आगे जब हम पढ़ते हैं इन फ्यूचर में, तो वो क्वेश्चन बदल जाता है, उसके आंसर बदल जाते हैं, इसलिए हमें उस क्वेश्चन पे बात नहीं करना चाहिए। ये सही है। बैडमिंटन में लेट शब्द होता है, तो ए का दूसरा यहाँ पे आ रहा है, बाकी देखिए सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बास्केटबॉल मैंने बताया जंप बॉल होगा, तो बी का पहला है कि नहीं है। स्विमिंग में ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, सी का 5वां, ये भी मिल रहा है। बिलियर्ड्स में क्यू होता है, तो डी का तीसरा, ये सही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गए। अब अगले हम 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट वेट, फिर से एक बार नेट पे सर्च करिए। सर एसएससी में 13 देश लिखा था, इसमें ऐसा से श्याम राय में सर। हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। आइए, तो ये 14 यहाँ पे
प्रतियोगिता दर्पण में भी 13 ही देश दिया है। हम आपसे बात करेंगे अभी बाद में। Who was the founder principal of YMCA College of Physical Education Madras? SC Buck. Option number B is correct. Association फुटबॉल इन यूके, यूके का एसोसिएशन फुटबॉल को किस नाम जाना जाता था? रग्बी यूनियन, रग्बी, सॉकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? डी ऑप्शन कट गया। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉकर कहा जाता था। तो अमेरिकन जो था यूके में फुटबॉल को सॉकर। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एस्टेब्लिश? अभी रिपीटेड है 1957। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल्स आर। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट पूछा है, ये आपसे यूनिट नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ मायोफिब्रिल्स होगा इन ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इन पेंटाथलॉन द व्हाट डज पेंटा एंड एथलॉन मीन्स? पेंटा का मतलब क्या होता है? 5, और एथलॉन मीन्स क्या होता है? कंपटीशन। ठीक है, तो यहां पर कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड, जब एक्सरसाइज करते हैं तो सप्लाई ऑफ ब्लड कहां चला जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्केलेटल मसल्स की तरफ चला जाता है। कहां पे? स्केलेटल मसल्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? तो 70% जो होता है बॉडी में ह्यूमन के वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डायरेक्टली अफेक्ट टू, यहाँ पे मसल्स पे। ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या होता है? ये पावर को बढ़ाता है, तो ये डायरेक्ट अफेक्ट कहाँ करेगा? जहां पे अपना वो करेगा, तो ये प्रभावित करता है मसल्स को, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। Which of the following is a narcotic? इनमें से कौन नार्कोटिक की श्रेणी में आता है? तो कोकेन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ सोना बाथ? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5 to 10 मिनट। इनिशियल अगर बात की जाए तो 5 से 10 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए सोना बाथ का। ठीक है, ड्यूरेशन। बॉक्सर मसल्स आर कॉल्ड, देखिए यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए सेरेटस इंटीरियर, लेकिन वो मसल का ऑप्शन का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13 का। बोन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हेन हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हिच हाइपोथेसिस इज एस्टैब्लिश्ड? तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं आएगा, ये पीजीटी में काम देगा, तो अभी ध्यान नहीं दीजिएगा इस पर, टाइम वेस्टिंग है, समय कम बचा आपके पास। 17 टीम्स आर, देखिए मेरा एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, जो मैंने आपको एक बार ट्रिक बताया था जब आपको नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ा रहा था, कि कभी भी आपसे पूछेगा कि 17 टीमों की पार्टिसिपेशन हो रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट राउंड में कितना होगा? ये सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मैचेस ओनली फर्स्ट राउंड पूछा है, यानी कि प्रथम चक्र में कितने मुकाबले होंगे अगर 17 टीम नॉकआउट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, याद है किसी को? सर कितने लोग को याद है? यस सर, याद है। क्या बताया था? सर जो भी अपनी ये 17 पावर है उससे पीछे एक माइनस कर देंगे, मतलब पावर 2 है। हमने बोला तो कि जैसे 17 से नीचे कौन सा पावर आएगा? पावर 2 का कौन सा नंबर आएगा? सर 16। 16 तो यानी कि माइनस कर दीजिए, 17 माइनस 16 कितना आया? 1। तो कितना हो गया? कितना मैच होगा? एक मैच होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कैसे होगा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि 11 टीमें हैं, फर्स्ट राउंड में कितने मुकाबले होंगे, तो जैसे बाई देने के लिए आप पावर 2 नेक्स्ट यूज कर रहे थे ना, अगला पावर यूज कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट राउंड, ये सिर्फ याद रखिएगा, ये जो ट्रिक बता रहा हूं ओनली फॉर नॉकआउट में पहला राउंड का मुकाबला जानने के लिए है, और कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये बिना मैच को ड्रॉ किए, बिना फिक्सर को ड्रॉ किए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला ट्रिक बताया आपको, ठीक है? नहीं तो आपको अगर नहीं पता होगा इस ट्रिक का तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में।
जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 11 टीमों का फिक्सर नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रतिभाग किए 11 टीमें, अब बताइए कि पहले राउंड में कितने मुकाबले होंगे। तो 11 के नीचे आइए, जब पहले राउंड का मुकाबला पूछेगा नॉकआउट में कितने मैच टोटल होंगे पहले राउंड में, तो नीचे आइए, एक पावर 2 का नीचे वाला देखिए, तो 11 माइनस 8, 11 से नीचे पावर 2 कौन सा आएगा, 8 नंबर आएगा। तो कितना, 3 आया। तो इसका मतलब क्या होगा, जहां पर आप 11 टीमों का नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ करेंगे, वहां पहले राउंड में पहले चक्र में सिर्फ 3 टीमों का मैच होगा, यानी 3 मैचेस खेले जाएंगे। कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे, कुल 6 टीमों का मैच होगा, और टोटल मैच कितना होगा, 3। अब 6 टीम हमने क्यों बोला कि भाई एक ए टीम है, दूसरी बी टीम है, जब ये खेलेगी तभी तो एक मैच होगा। तो यहाँ मैचेस करना है, यहाँ टीम वाइज मैच ही देखना है। यहाँ समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करना। दिस सैम्पलिंग इज हैज चांसेस ऑफ बायसनेस। तो ये भी आपका पीजीडी क्वेश्चन है, रिसर्च में आता है ये क्वेश्चन। हाँ, जो लोग फर्स्ट ग्रेड का देंगे वो एक बार पढ़ लेंगे इसको, रिसर्च में फर्स्ट ग्रेड में आएगा ये, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आएगा। तो विथ सैम्पलिंग, किस तरह का सैम्पलिंग जो होता है कि बायसनेस मतलब कि आप वो करते हैं, बायसनेस का मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, जानबूझकर नहीं रखते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी का भी आने का चांस होता है, मतलब बायसनेस फ्री होता है। बायसनेस का मतलब होता है कि आप जानबूझ के किसी को नहीं लाते हो, पर्पजी में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को चुन लेते हो। अगर हमको सैंपल घर के बगल में मिल रहा है, हम जिससे डेटा लेना चाहते हैं, या बगल वाले स्कूल में है, तो हम उस हिसाब से उसे हम पर्पजिव सैंपलिंग, आगे हम पढ़ाएंगे इसको जब आपको नेट की बात करेंगे तब। आगे बात करते हैं एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन स्टिमुलाई एंड सिमिलर बट इररिलेवेंट स्टिमुलाई। ये बहुत ही खसाया हुआ क्वेश्चन है। इसे पूछ रहा है कि वह क्षमता जो अंतर करती है आपके कंडीशन रिस्पॉन्स पे, मतलब कंडीशन के उद्दीपक में, कंडीशन का उद्दीपक, एक मतलब उद्दीपक आपको कंडीशन का दिया जाता है, तो कंडीशन के उद्दीपक में जो उससे संबंधित नहीं होता है, तो इसे हम क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं। कहने का मतलब समझिएगा कि वो ऐसी क्षमता जिसमें हमारा जो उद्दीपक है, उद्दीपक मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना। तो हमने आपको पढ़ाया था, ये साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिनॉप्सिस मींस। तो रिसर्च का आउटलाइन होता है, देखिए यहाँ पर पलट दिया क्वेश्चन, अभी तक आप प्रपोजल पढ़ रहे थे, तो रिसर्च आउटलाइन को भी हम क्या कहते हैं, रिसर्च आउटलाइन को। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है फिजिकल एजुकेशन में, यूजीसी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आप परेशान ना होइएगा। तो रिसर्च आउटलाइन, और जिसका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है भाइयों, आप बहनों, आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड 1980 या 90 के बाद अब होने जा रहा है, इसलिए इसका पेपर मिलना नामुमकिन है। हाँ मैंग जी। सर कंप्लीट थीसिस इसको सर होना चाहिए, एक बार थोड़ा इसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए कंप्लीट थीसिस का मतलब क्या है, जब आप, तो फिर सिनॉप्सिस का मतलब क्या हो जाएगा। सिनॉप्सिस में एक आप आउटलाइन बताते हैं कि आपका रिसर्च कैसे कैसे काम करेगा, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है और आप किस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, डेटा कलेक्शन करने का मेथड क्या आपका होगा, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे आप, और आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। तो एक आउटलाइन होता है, पहले रिसर्च से पहले ही हम अपना जमा करते हैं। तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपसे सिनॉप्सिस ले लिया जाता है, तो वो एक तरीके से आपका माइंड का रिव्यू जानना चाहते हैं। और कंप्लीट थीसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी काम, मतलब अपना पीएचडी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और थीसिस लिख देते हो, राइटिंग कर देते हो, तो वो होगा आपका, वो ये थीसिस आपका कंप्लीट होगा तब। समझ रहे हैं बात को, ये मैं श्योर हूं, यहाँ पर कंप्लीट थीसिस नहीं होगा। कंप्लीट थीसिस का मतलब कब है, जब आपने रिसर्च कंप्लीट कर ली। मैं पूछ रहा हूँ कंप्लीट थीसिस क्या होती है।
कंप्लीट रिसर्च कंप्लीट किया जब आपने, जी जी ठीक है, thank you, रिसर्च sir. कंप्लीट करने के बाद आपको कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन को आपने थीसिस कंप्लीट करके लिख दिया, फिर अब आप अपने ऑब्जर्वर को दिखाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वर कहेगा कि क्या इसमें डेटा गलत है या क्या है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। कंप्लीट थीसिस का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से पूरी चीजों को सही कर लिया। सिनॉप्सिस मतलब एक तरीके से बस समझ लीजिए कि एक आउटलाइन होगा। आगे बात करते हैं द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन। तो हमेशा बताया है मैंने, ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक क्या हमारा, ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने ये बताया था कि चाहे हेप्टाथलॉन पूछे और चाहे डेकाथलॉन पूछे, हमेशा सबसे बड़ा इवेंट ऑप्शन में जो आपको दिखेगा वही होगा, वही क्या होगा, लास्ट इवेंट होगा। तो 1500 मीटर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर यही हेप्टाथलॉन पूछता तो क्या हो जाता, 800 मीटर हो जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ा इवेंट किसी भी जो कंबाइंड इवेंट होता है, हर कंबाइंड इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट जो होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वो क्या होता है, वो हमारा लास्ट इवेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इतना करने के बाद हम ये चेक करते हैं, आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जब हम ऑफर यू टेस्ट देते हैं या हमने कहीं भी बीपीएड एमपीएड किया होगा या एनआईएस किया होगा, तो हमारा फिटनेस टेस्ट हुआ होगा वहां पे, और जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया होगा तो सबसे लास्ट में हम लोगों को 600 मीटर या 600 यार्ड दौड़ाया जाता है। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? सर बीएचयू में ऐसे ही है। सब जगह ऐसे ही है, सभी जगह ऐसे है। क्यों पता है कि लास्ट में आपके पास क्या स्टेमिना बचता है, इसको चेक किया जाता है कि मतलब पहले सारे इवेंट्स करने के बाद लास्ट में आपके पास कितना स्टेमिना बचा, इसको चेक किया जाता है। इसीलिए प्योर स्टेमिना चेक किया जाता है इससे। आइए, which aspects of personality enables individual to decide between right and wrong? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन फंसाएंगे आपको, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा पर्सनालिटी का वो इनेबल्स, मतलब पर्सनालिटी का वो एज होगा जिसमें हमने ये सिगमंड फ्रायड में आपको बताया था। सिगमंड फ्रायड ने जब साइकोएनालिसिस का 3 बताया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो, तो किसमें बच्चे को ये मालूम पड़ेगा कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो ईड मैंने बताया था कि जो छोटा बच्चा होता है, जो शिशु अवस्था होती है, शिशु बच्चे का अगर मन होता है कि उसे वो चीज चाहिए तो वो चीज चाहिए, चाहे तुम चोरी करके लाओ माँ बाप या कुछ भी करके लाओ, या किसी का मतलब अगर कुछ चीज चाहिए तो वो चोरी भी कर सकता है, क्योंकि उसे सही गलत का फर्क पता नहीं होता है। तो राइट एंड रॉन्ग का पता हमें कब चलता है, जब हम एडोलसेंस में आ जाते हैं। एडोलसेंस का एज कौन सा माना जाता है, इसमें कौन सा मन होता है, सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is दिल्ली a- पेपर आया जी सर, वो जो क्वेश्चन ये दिल्ली में आया था 2016 में। हम भैया आपसे ये 2008 में गुजरात में कराया गया क्वेश्चन। अब सोचिए आपने यहाँ के क्वेश्चन कई बार रिपीट देखा है कि नहीं देखा है, आपने देखा कि नहीं, हर जगह देखा होगा इससे रिपीट क्वेश्चन। जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, लगभग मैं बता रहा हूँ कि 70% क्वेश्चन आपने रिपीटेड देखा है कहीं ना कहीं, देता है देखा है ना। इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग ज्यादातर काम किस पे करेंगे, ज्यादातर काम किस पे करेंगे, पुराने पेपर पे। किसी और राइटर का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी के उससे पढ़ते हैं बनाए हुए क्वेश्चन से या सेट बुक किए हुए से, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी राइटर हो। मैं बता दे रहा हूँ आपको। सर हाँ सर ये कह रहे दोबारा जोड़ना है कि नहीं सर, क्योंकि टाइम तो हमें नहीं लग रहा बच्चा है। हाँ, हमको तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आंसर की डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जुड़े, अगर खत्म हो जाएगा नहीं बता पाऊंगा तो आप मत जुड़िएगा, बस हो गया। सर तिवारा जोड़ लीजिए सर। भाई तिवारा जोड़ ले अब, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ट्रेनेबल, मतलब लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। ट्रेनेबल मतलब प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो वह कौन सा फिटनेस कंपोनेंट है जिसे कम से कम ट्रेन किया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो वो स्पीड होता है। मैंने बताया था ना, स्पीड इज अ टोटली डिटरमाइंड ऑफ जेनेटिक्स। किस पर होता है, जेनेटिक्स पे डिटरमाइन करता है। तो इसको ट्रेन करना क्या है, मुश्किल है कि नहीं है। सबसे कम जो ट्रेनेबल होता है वो स्पीड।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन। तो एग्रेशन की जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है किसने दिया है? वो सिगमंड फ्रायड और कोनार्ड ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगर मेरा द्वारा कोई आंसर की आपको गलत मिलता है तो इसका आप मुझे बताने की कृपा करिएगा, क्योंकि भाई इंसान मैं भी हूं, गलती मुझसे होगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गलती ना हो, फिर भी मैं हो सकता है गलत बता दूं आपको। हु वाज द अवॉर्डेड गोल्डन बूट? देखिए 2010 का करंट है, उस समय का मतलब नहीं है। अभी फीफा जो हुआ था आपको वो अगर पढ़ना है यहाँ से तो वो याद रखिएगा। मान लीजिए जो भी करंट का क्वेश्चन आता है, जैसे हम क्वेश्चन पुराना लगा रहे हैं तो इसके जगह जो आप अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 18 का फीफा लगा लीजिएगा या 22 का लगा लीजिएगा, तो वहां पर रखकर इसको याद करिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उस समय तो 2010 में म्यूलर को मिला था, तो वो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। आइंदा मैं काम करूंगा, मैं खुद से बना दूंगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं इसको खुद से एडिट कर दूंगा। Which of the following vitamins is responsible for controlling body weight? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला, बताइए। सर विटामिन डी। सर B1 होगा। विटामिन डी ऐसे क्यों होगा? क्योंकि देखिए आपका बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है विटामिन डी, और मैंने बताया था कि अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो बोन का सॉफ्टनेस यानी जो बोन की डेंसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। अगर बोन की डेंसिटी कम होगी तो बोन का वेट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा विटामिन आपको वेट कंट्रोल करा सकता है? तो डी, लेकिन इससे कमजोरी भी आ सकती है। या इसका कोई और आंसर जानता है सही? तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हाँ सर ये ऑप्शन गलत है सर, B1 होगा मेरे पास। अच्छा ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको। हाँ मयंक जी बताइए। सर मेरे अनुसार B5 सही है, आप एक बार देख लीजिएगा। B5 ठीक है, राइट लग रहा है, हम देख क्योंकि लेते मैं हैं। क्वेश्चन पढ़ा कहीं। अच्छा फटाफट बताइए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का साइंटिफिक नेम सभी का याद है आपको? B1 से लेकर B12 Yes, sir. तक का क्या बताया Yes, था sir. मैंने? पूरा याद है सर, पूरा याद है। थोरा ने पानी पर बसाया। अगर ये याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत, थोरा में थारक क्या हो जाएगा? ये थायरोक्सिन सर। थायरोक्सिन होगा, थामिया। थायमिन होगा। थायमिन 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 सर, थायमिन। र से राइबोफ्लेविन। न से राइबोफ्लेविन। न से नाइसिन। नाइसिन। कैप्टोक्यूमिन। नियासिन। हाँ, पी नियासिन, से sorry। पेंटाथानिक एसिड, पी से पैराथोनिक एसिड। पैराडॉक्सिन। हाँ पैराडॉक्सिन, पेंटाथनिक एसिड। फिर बी, ब से पानी एक वर्ड है, ब से बायोटिन। बायोटीन B7, बायोटीन B7, ठीक है। आइए तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, सर बसाया ना। हाँ लास्ट में नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैंने बताया था क्लास में। तो लास्ट में बस आपको कोबालमीन याद रखना है। B12 वाले का क्या नाम है? B12 को कोबालमीन कहते हैं, B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, बस साइको कोबालमीन, ठीक है, और B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। ये 2-3 है तो ऐसे डायरेक्टली याद कर लो, बाकी इसको याद करने का ट्रिक है ज्यादा से, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन गलती मतलब हो जाता है। कभी कभी आपसे ना ये नहीं पूछेगा कि B1, ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन में दे देगा आपसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, ऐसे करके पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप्स ब्रेन एंड नेल्स एंड हेयर हेल्दी? तो सल्फर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग जेड स्कोर। अच्छा जेड स्कोर पता है क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब भी हमारे ग्रुप में 30 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, 30 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तब वहां पे दो ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए जेड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जेड स्कोर निकाला जाता है, ठीक है।
इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेट वाले में। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ, फिर आएगा, देखिए माइक्रोसाइकिल बार बार आ रहा है, तो 1 वीक, ठीक है, 1 वीक यहाँ रखेंगे। हु वाज द स्टार प्लेयर ऑफ जापान इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010? तो आप यहाँ 18 या 22 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, ज्यादा करेंट है तो ये ज्यादा सही रहेगा आपका। अब यहाँ पे अपना ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये आपका उस समय तो होंडा था, होंडा बाइक होंडा नहीं था, नाम क्लियर का होंडा। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सेल्फ लर्न करने का क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, टास्क मेथड है, यही दो फंसाता है। सर सी टास्क मेथड है, जब तक आप टास्क नहीं करोगे तो आप कहाँ जा सीख पाओगे। ये टीजीटी में आया था सर संभवतः। हाँ, ऐसा आया था, क्वेश्चन आया था, ये फंसा था। ऑब्जर्वेशन ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप सामने, मैंने बताया भी था आपको। द इम्पल्स दैट ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब लेवल सही है इसका, मीडियम लेवल है इसका, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम से। द इम्पल्स दैट ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स, तो पहले बताओ सीएनएस से मसल्स की तरफ जो जाता है सिग्नल लेकर, वो कौन सा नर्व जाता है, कौन सा नर्व है? सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व सर। मोटर नर्व है? सेंसी नर्व सर। सर अफ्रंट है। सेंसरी है सर। मेरी बात सेंसी नर्व सुनिए सर। पहले, फिर अरे भाई सीएनएस से कमांड जा रहा है मसल्स को, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से मसल्स को, तो मोटर होगा ना, एक्सीडेंट होगा सर, ए होगा। मोटर होगा ना, पहले बात समझिए, मोटर होगा कि नहीं होगा। ये होता है कि सर शुरू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो सीएनएस से मसल्स की तरफ जाए, सीएनएस टू मसल्स, तो ये क्या होता है, इसमें बीच में होता है मोटर नर्व। क्या होता है? मोटर नर्व, क्योंकि एक्शन कौन करवाता है, एक्शन मसल से एक्शन कौन करवाएगा, तो वही जो हमारा नर्व है वो मोटर नर्व कहते हैं उसको, ठीक, क्योंकि वो एक्शन करवा रहा है मसल से ना। अब हमारा मसल से सीएनएस की तरफ कौन मैसेज ला रहा है, तो वो सेंसरी हो रहा है, मतलब हमारे मसल्स ने महसूस किया, अब वो सेंस ऑर्गन के पास, सेंसरी नर्व ने उस चीज को महसूस किया और फिर किसके पास लेके जा रहा है, सीएनएस के पास लेके जा रहा है। तो यहाँ पे सेंसरी नर्व होगा, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सर ये टीजीटी में क्वेश्चन आया था सर, तो बोला था कि सीएनएस का भाग नहीं है तो सेंसरी को माना था सर। मेरी बात तो समझिए आप, वो ठीक है, तो सीएनएस का भाग नहीं आएगा सेंसरी, क्योंकि आपको मैं बता, वो अलग चीज है, ये जो पूछ रहा है ये अलग चीज है। क्या अलग है बताया आपको? सीएनएस में आपका क्या क्या आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बस तो वो अलग चीज आप बता रहे हैं। जो मैं बताना, यहाँ पे इम्पल्स की बात हो रही है, इस चीज पे ध्यान दीजिए, सिग्नल की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, आपको याद रखिएगा, मैं भी इस क्वेश्चन को 2 बार गलत कर चुका हूं एग्जाम में, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने फिर ट्रिक बना लिया इसका, फिर मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। तो ये आपको पता हो गया मोटर नर्व क्या होता है और सेंसरी नर्व कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब यहाँ पर आप याद कर लीजिए एक वर्ड जिसका नाम है मां से। क्या नाम याद करेंगे? मां से। मां से का मतलब क्या है? मां से का मतलब यह है कि मोटर नर्व को अफरेंट नर्व कहा जाता है और सेंसरी नर्व को इफरेंट नर्व कहा जाता है। समझ गए? MASE, मां से, इसका मतलब मोटर नर्व को अफरेंट नर्व और एस को, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सीएनएस से मसल जाएगा तो मोटर नर्व हो गया। मोटर नर्व का दूसरा नाम क्या है? अफरेंट नर्व। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो मेंटल एज को सबसे पहले देने वाले कौन थे, मतलब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था बीने ने, अल्फ्रेड बीने, ठीक है, बीने ने दिया था। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी बीने एंड साइमन ने दिया था, बीने को माना जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस पर बहुत बात की थी, बुद्धि पर बात की थी, ठीक है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी,
तो मैंने आपको सिखाया हुआ है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। देखते हैं किसको किसको ट्रिक याद है। चैट बॉक्स में ट्रिक टाइप करें या मुंह से ही बोल दे, डायरेक्टली मैं देख लूंगा। हर्बर्ट। निरपेश सजग सर। नहीं यार, सी है, तो कार्लोस तुम गोस। लगे उसका बताने फिर आप। सर शार्क सीपीएस सीपीआर। शार्क, सर शार्क CPR SC सजग SCL सजग एससीपी सजग। नहीं SCL सजग। हाँ सही, SCL सर सजग। एससीएल भी होगा अरे सर, ठीक एससीपी भी है, हो सबका सकता है। अपना सर अपना सी से तरीका याद पैट्रिक। करने का। आपने कुछ ऊपर नीचे किया होगा, आपने अपना तरीके से बनाया होगा। अब देखिए, एस का मतलब सरप्लस एनर्जी, एच से आ रहा है हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये चट से लग गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कभी भी मिलान करने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपीएलटी वाले में आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, उसमें मिलान करना था, तो भाई एक भी याद करने से होगा नहीं डायरेक्टली। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बता दिया कि कहीं भी आए कंफ्यूजन हो, कभी कभी आपसे क्वेश्चन नोट करके पूछ लेगा, ठीक है, तो ये भी आपसे दिक्कत कर सकता है। इसीलिए सबको याद रख लेंगे एक बार में, तो दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रिक को मैंने बताया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? तो 40%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ स्लो ट्विच मसल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब फंसाएगा सभी को। बताइए इसका सही आंसर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर। सर डी ट्रेपेजियस। और कोई? सोलियस। सी तो सर, ग्लूटियस मैक्सिमस। सी सर भी। देखिए इसमें जी सर। इसका मैं आपको बता दूं कि जैसे पेक्टोरियस मेजर क्या होता है, ये हमारा थ्रोइंग मसल होता है। अब थ्रोइंग मसल के अंदर क्या होगा? पावर होगा कि नहीं होगा? पावर के लिए क्या होता है? स्पीड प्लस स्ट्रेंथ होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे बोला है स्लो ट्विच, ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है? स्लो ट्विच आपसे बात कर रहा है। तो स्लो ट्विच में मतलब तो ये पेक्टोरियस तो होगा नहीं, इसको काट दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पर एरर डिडक्शन मेथड लगाएंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस, क्या रनिंग के टाइम ये बहुत कम काम करता है? यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया है, सोलनेस लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेपेजियस दिया हुआ है। आपको चारों का लोकेशन पता है सभी को? ग्लूटियस मैक्सिमस हिप का मसल्स होता है। हिप होगा, हिप होगा। ट्रेपेजियस मसल्स गर्दन के पीछे, नेक के पीछे का मसल्स होता है। वो पेक्टोरियस शोल्डर बोलते हैं ना। चेस्ट का मसल है। और सैलूज मसल्स कहाँ पे होता है? सोलियस मसल, ये आपके काफ मसल्स वो के नीचे होता है। काफ मसल्स के भी नीचे होता है। तो मुझे सोलियस मसल्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सर डी यहाँ होगा से सर। हाँ ट्रेपेजियस डी हो नहीं सर, इसलिए डी नहीं। होगा मेरे। अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसको देख के चेक करूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप जो स्प्रिंटर होते हैं 100 मीटर वाला, ठीक है, उनमें इसी काफ मसल्स पे ही और सोलियस मसल्स में ही जो मसल फाइबर का रेशियो होता है, मतलब जिसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के मसल फाइबर्स के रेशियो होते हैं। जैसे अगर 100 मीटर बंदा तेज दौड़ा स्प्रिंट में, तो इसका मतलब हम जान रहे उसके किस मसल्स में फास्ट मसल फाइबर का रेशियो ज्यादा होगा, काफ मसल्स में और सोलियस मसल्स में, ठीक है। इसका मतलब कि इन दोनों मसल्स में उसके जो फास्ट मसल फाइबर का रेशियो है वो लगभग 60% है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, या 50 to 60% भी रख सकते हैं, समझ में आया बात। और बाकी 40% स्लो है। ये अगर किसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी ये आपका ये स्लो फाइबर्स है, ठीक। अगर वही क्या हो जाएगा, 60% फास्ट फाइबर का रेशियो आ गया, सॉरी स्लो फाइबर का रेशियो हो गया, इसका मतलब वो क्या बनेगा? वो मैराथन या इंड्योरेंस वाला रेटर रेसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसका मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा आपको, देखता हूं मैं इसका। हमारे हिसाब से ट्रेपेजियस होना चाहिए। आगे
सर्किट ट्रेनिंग इज इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों डेवलप करता है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज द इंटेंसिटी ऑफ वर्कलोड शुड बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सर B? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस किसका? ऑप्शन सी 37 का। सर सी। हमें कह रहे हैं गलत है ऑप्शन सी। तो भाई इसमें एक बात ध्यान दीजिए, इंड्योरेंस की बात नहीं हो रही है, अरे इंड्योरेंस की बात हो रही है, स्ट्रेंथ के B होगा साथ साथ इंड्योरेंस भी लगेगा आपका, यानी कि आप ताकत वाले काम को देर तक कर रहे हैं, यानी कि आपकी ताकत भी लग रही है प्लस आपकी स्टैमिना भी लग रही है। तो जो इंटेंसिटी होगा तो आपकी कार्य करने की तीव्रता होगी, क्या वो ज्यादा होगी क्या? अब आप हमने 100% का कितना एफर्ट लगाओगे? कम होगा। तो ये 40 से 60 होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा था, किसी को गलत लगेगा तो इसका हमको आंसर बता देगा, खोजबीन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सही होगा अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो। मैं देखिए साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप बताइए कि जहां पे ताकत भी लग रहा है, स्टेमिना लग रहा है, मतलब आप कौन सा लगा रहे हैं? स्ट्रेंथ इंड्योरेंस वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा। आपका 100% में कितना एफर्ट लगाएंगे आप? हो सकता है दोनों, तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। ये जरूरत नहीं है आपको जानने का, 2010 से क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। अब इन चारों में से बताना है। अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपका मैजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर सर, नहीं ये दिया हुआ जबड़े वाला मसल। सी होना चाहिए सर। 38 का सर आंसर क्या बताए? क्या 38 का आंसर क्या बताए सर? 38 का रेक्टस आंसर फेमोरिस होगा सर। इसका जर्मनी होगा 38 में। नेक्स्ट है 39, तो 39 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रेक्टस फेमोरिस। जब आपका ये ऑप्शन नहीं तो इन चारों में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन मतलब कौन सा माना जाएगा? तो ये रेक्टस फेमोरिस सबसे ताकतवर है इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। एक्शन रिसर्च, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं एक्शन रिसर्च को पहचानने का। कभी भी एक्शन रिसर्च क्वेश्चन आए तो एक वर्ड याद रखिएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट कीवर्ड्स आपको बता दे रहा हूं कि आप जब भी पढ़ोगे ऑप्शन, अरे क्वेश्चन पूछा एक्शन रिसर्च, इमीडिएट खाली आपको वर्ड दिख जाए, खट से मार देना। अब चाहे इमीडिएट प्रॉब्लम कहीं का भी हो, कंपनी का हो, सिचुएशन का हो, कहीं का हो, स्कूल का हो, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खाली इमीडिएट आपको देखना है। एक्शन रिसर्च हम तब करते हैं जब कहीं हमको तत्काल में तुरंत हमको अपने नॉलेज के बेसिस पर बताना पड़े कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है लेटरल डिविएशन, तिरछापन। लेटरल मतलब क्या है? तिरछापन। तिरछापन किसमें होता है? किस स्पाइन के तिरछापन को क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। स्पाइन, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस स्केलेटल मसल्स? तो देखिए आपको बता दूं कि बोन टू बोन क्या होता है? लिगामेंट और बाकी टेंडन। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फास्ट हीलिंग ऑफ वुंड? इनमें से कौन सा वो डाइट एलिमेंट है जो वुंड को सबसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करता है? अरे भाई प्रोटीन है। मैंने बताया था कि प्रोटीन सर होता है टू रिपेयर टर्न आउट टिश्यूज। जो टिश्यूज हमारे टर्न आउट होते हैं, मतलब कि जो टूटे फूटे टिश्यूज होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। कैसे करता है? जैसे आपको चोट लग जाती है, आपने देखा होगा, और मैंने जब आपको पढ़ाया था ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग मैंने बताया था प्रोटीन में ग्लोबुलिन होता है, बताए थे। ये ग्लोबुलिन का काम आपको बताए थे। प्रोटीन कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है? फिर कुछ दिन बाद वहां पे नई स्किन आ जाती है। ये सब प्रोटीन का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी टोटल मैचेस इन लीग टूर्नामेंट विल बी प्लेड व्हेन टीम्स आर 6? तो क्या बताया? 6 गुणे 5 अपॉन 2, तो कितना हो गया? 30 गुणे 2 अपॉन 15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गया?
फॉर्मूला क्या है इसका, n ब्रैकेट में n माइनस 1/2, ठीक है। तो 6 गुणे 5 हो गया अपॉन 2। नंबर ऑफ आइटम्स इन क्रॉस वेबर टेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये, कितने होते हैं? 6। ऑप्शन नंबर सी। जॉनसन टेस्ट किस पे संबंधित है? बास्केटबॉल। बॉल। बास्केटबॉल सर। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट व्हाइट ड्रेस कोड इज कंपल्सरी, अच्छा क्वेश्चन है। ये विंबलडन है ऑप्शन सर। नंबर बी विंबलडन, सही ऑप्शन। करिकुलम शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अब देखिए करिकुलम और सिलेबस ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। करिकुलम जैसे बीपीएड क्या है, बीपीएड क्या है? करिकुलम कैलकुलम है। है। एमपीएड क्या है? करिकुलम है। तो करिकुलम करिकुलम क्या है। होता है? पाठ्यक्रम होता है। बीए क्या है? करिकुलम है। बीएससी क्या है? करिकुलम है, ठीक है। तो ये बताइए कि करिकुलम किस पर बेस्ड होना चाहिए? सर इंस्टीट्यूट टीचर पे। सर टीचर पे क्यों टीचर बेस्ड पे होगा? चाहिए सिलेबस पे सर। इंस्टीट्यूट सिलेबस पर सर, सिलेबस पर। संस्कार सिलेबस पे होगा। सर Child पे चाइल्ड होगा। पर, स्टूडेंट के चाइल्ड लेवल पर पे। होता है। भाई बीपीएड आप करते हो तो होगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है, सिलेबस सेंटर्ड है? सारा चीज चाइल्ड सेंटर्ड है। अभी जितने भी Child एजुकेशन centered। सिस्टम आ रहे हैं, आप जितने भी Yes, एजुकेशन sir. सिस्टम आए हैं, जितने भी नए नए मेथड आ रहे हैं, सब एजुकेशन ये सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं, याद रखिएगा। मार्डेका कप फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फीना स्विमिंग, ए का तीसरा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। 2 ऑप्शन पहले काट दो, बी और डी। फीडा या फीडे, ठीक है, दोनों एक ही बात है। चेस, बी का चौथा यहाँ भी, बी का चौथा यहाँ भी, सही है अभी सर। तक। ए ए एफ आई मतलब क्या है? एथलेटिक फेडरेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। किसी को अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो बोल सकता है। हाँ बताइए। सर